बिहाफ ऑफ लीगल एक्टिविस्ट एंड अटॉर्नीज पाकिस्तान। तो हमारा ये पहला लेक्चर है रिगार्डिंग लॉ गेट, जिसमें हम कोर्स कवर करेंगे सीपीसी का। और मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि हम क्या क्या कोर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो बेसिकली जो कोर्स एचईसी ने आपको रिकमेंड किया हुआ है, ऑब्वियसली उसी में से पेपर आता है, तो हम उसी को ही पढ़ेंगे। उसके अलावा कोई भी चीज़ आउट ऑफ कोर्स टेस्ट में नहीं आती तो हमने उसको टच नहीं करना। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, इस वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे कि पास में कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन से टाइप के क्वेश्चन आते रहे हैं और कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपने पढ़नी है। तो जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कोर्स का, कि कोर्स की आउटलाइन क्या है, कौन से सेक्शन है, कौन से ऑर्डर है। क्योंकि सीपीसी तो वैसे एक बड़ा मतलब एक कोर्स है, तो इसको तो पूरे को आप कवर नहीं कर सकते। इवन विद इन ईयर देखो तो आप कवर नहीं होता सीपीसी का कोर्स। तो एचईसी ने जो शॉर्ट किया हुआ है कोर्स, उसका बेसिकली है प्रीएमएल। तो सेक्शन 12 है, सेक्शन 15 से 20 है, सेक्शन 47, सेक्शन 75, सेक्शन 96, 104, 115, 151। तो ये सारे सेक्शन इसमें एचईसी ने कवर किए हुए हैं। और आपको मैं इस वीडियो में एक से एक सेक्शन पढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा कि उसमें से कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं और कौन से सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑर्डर्स पे आ जाएं तो ऑर्डर कौन कौन से हैं। ऑर्डर 1 है, 6 to 9 है, 39, 41 और 43 है। ये लास्ट वाला 43 है, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आ गया था 41। तो कोर्स एज अप्रूव्ड बाय एचईसी वाला मैंने आपको बताया। अब इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से सेक्शन है। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन से हैं जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 2 आ जाता है। सेक्शन 2 कौन सा है? डेफिनेशन क्लास से डील करता है। और डेफिनेशन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत काम है। डेफिनेशन को हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए, उसको सही से पढ़ना चाहिए। और कैसे पढ़ना है मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। आपको मैं पढ़ाऊँगा भी और आपको बताऊँगा भी कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। उसके बाद सेक्शन 15 से 20 है, ये जो इंस्ट्रक्शन के मामलात हैं आपको पता होना चाहिए, ये भी आता है। उसके बाद सेक्शन 104 जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सेक्शन 151। आप जो भी सीपीसी का प्लांट वगैरह देखेंगे, मोस्टली आपको 151 सेक्शन तो मिलता ही रहेगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएं कि इसका टाइटल क्या है, एक्ट कौन से नंबर पे है। तो बेसिकली आप जब एक्ट का पहला पेज खोलते हैं जो गजट में पब्लिश हुआ होता है, उस पे आपको ये चीज़ें मिल रही होती हैं, जैसे कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसका शॉर्ट टाइटल यही है। एक्ट नंबर कौन सा है? एक्ट नंबर 5 है 1908 का। और ये कब गजट में पब्लिश हुआ? 21 मार्च 1908 को। एन एक्ट टू ये उसका प्रीएम्बल लिखा हुआ है। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेशन। अब ये सिविल साइड को, सिविल के मामलात को डील करता है। आपने जो इसमें चीज़ नोट करनी है कि ये सिर्फ प्रोसीजरल लॉ है, ये सब्सटेंटिव नहीं है। ये आपको प्रोसीजर बताता है, कोई भी राइट्स या मतलब आपको राइट प्रोवाइड नहीं करता। सिर्फ आपको कुछ जगह पे रेमेडीज हैं, बाकी मोस्टली आपको ये प्रोसीजर बताता रहता है कि प्रोसीजर को कैसे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले इसमें दो क्वेश्चन हो गए। कौन से? ये एक्ट नंबर कौन सा है? सीपीसी एक्ट नंबर 5 है। अब ये कब पब्लिश हुआ था? 21 मार्च 1908 को। अब तीसरा क्वेश्चन कौन सा हो गया? ये क्या है, कौन सा लॉ है? ये प्रोसीजरल लॉ है। और ये पास्ट में पूछे गए हैं क्वेश्चन कि ये कौन सा है, प्रोसीजरल है, सब्जेक्टिव है, एडजेक्टिव है, कौन से किस्म का लॉ है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएं तो उसके बाद शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट का एक पूरा सेक्शन होता है। अब मैंने आपको बता दिया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है इसका कोड। अब ये किस दिन से इनेक्ट हुआ, किस दिन से कम इनटू फोर्स हुआ, इसकी एप्लीकेशन कौन से डेट से हुई, तो वो डिफरेंट है ऑफिशियल गजेट में पब्लिकेशन से। अब समटाइम्स ये होता है कि जिस दिन वो एक्ट गजेट में पब्लिश होता है उसी से मतलब आपका कंटिन्यू हो जाता है, मतलब आप पे इन्फोर्स होना शुरू हो जाता है। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि उन्होंने स्पेसिफिक डेट मेंशन की होती है कि इस डेट से ये वाला लॉ आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सीपीसी भी जो है 1909, 1 जनवरी 1909 से
कमेंट ऑफ फोर्स है और ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है। सो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब आ जाते हैं सेक्शन 2, जो मैंने आपको बताया कि इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले ये जो पहला नंबर पे लिखा हुआ है, कोड इंक्लूड्स रूल्स। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया है कि कोड क्या है, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था कोड इंक्लूड रूल्स, और दो चार और चीज़ें मतलब इन्होंने बताई हुई थी, तो वो इससे मतलब कॉन्ट्राडिक्शन में थी। तो ऑब्वियसली जो करेक्ट आंसर था वो रूल था। अब डिग्री क्या है, अब दोस्तों को नहीं पता होता डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, जजमेंट क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, कोई मसला ही नहीं है। डिग्री बेसिकली फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन है। ऐसी चीज़ जो कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही थी, जब उसको जज फॉर्मली क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। अब इससे आगे देखें, एक्सप्रेस एक्सप्रेस करने के बाद क्या है, विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ पार्टीज। ये नहीं लिखा हुआ कि डिफेंडेंट के राइट्स या प्लेंटिफ के राइट, लेकिन ये लिखा हुआ है कि राइट्स ऑफ द पार्टीज। इसमें दोनों पार्टीज के राइट कवर होते हैं। किसके अगेंस्ट आता है, किसके फेवर में आता है, ये हमारा चैप्टर नहीं होता डिग्री में। डिग्री की डेफिनेशन ये है कि ऐसी चीज़ फॉर्मल एक्सप्रेशन हो और जज ने उसमें किसी पार्टी के राइट्स को डिस्क्लोज किया हो या डिटरमाइन किया हो, तो वो आपका क्या होगा, डिग्री होगी। अब कौन सी डिग्री फाइनल होगी, कौन सी प्रिलिमिनरी होगी, कौन सी डिग्री हम रिजेक्शन ऑफ प्लांट सच एज, यहाँ पे एग्जांपल दी होती है, विच वन इज द डीम डिग्री। तो पूछा जाता है कौन सी चीज, मतलब नीचे आपको दिया गया होंगे ऑप्शन, डीम डिग्री है। ऑर्डर 37 का आपसे पूछ लेंगे कि उसकी डिग्री आई, वो डीम डिग्री है। या आपसे पूछ लेंगे कि किसी बंदे ने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया हुआ था, उसके अगेंस्ट केस आया, तो वो डीम डिग्री है। तो वो बेसिकली डिग्री है, लेकिन डीम डिग्री नहीं है। डीम डिग्री कौन सी है, सिर्फ रिजेक्शन ऑफ प्लान किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन मैंने मेंशन की हुई है। अब कहता है ये कौन सी चीज़ को इंक्लूड नहीं करेगा, ये सिंपली वही कहता है कि 104 में जो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर वगैरह हम करते हैं, सॉरी, हम जो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर करते हैं, तो वो चीज़ें इसमें, वो एडजुडिकेशन इसमें डिग्री में फॉल नहीं करेगी। या ऐसा ऑर्डर जो डिसमिसल ऑन डिफॉल्ट हो, कोई बंदा पेश वगैरह नहीं होता, तो वो भी डिग्री कंसिडर नहीं होगी। वो क्या होगा आपका, कंसीडर ऑर्डर कंसीडर होगा। अब नेक्स्ट पे चले आते हैं। नेक्स्ट पे है डिग्री कौन सी प्रिलिमिनरी है। और डिग्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ। अब प्रिलिमिनरी सिंपल आपको बताऊं कि ऐसी डिग्री जो आपका सूट कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ, अभी पेंडिंग है, कोर्ट में आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा मैटर जो पहले डिस्कस करना लाजमी था, तो वो डिस्कस कर लिया है, उस पे मतलब आपके जज ने अपनी फॉर्मल एक्सप्रेशन दी गई है, दे दी है, तो वो आपकी प्रिलिमिनरी डिग्री हो जाएगी। अब ये फाइनल कब होगी, फाइनल तब होगी जब आपका सूट प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। अब कहते हैं इट मे बी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। अब ये क्या चीज़ है, कहता है आपकी पार्टली मतलब जो है प्रिलिमिनरी है, पार्टली फाइनल। अब इसका मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ। ये है कि आपका केस चल रहा है कोर्ट में, आप पोजीशन क्लेम कर रहे हो, लेकिन वहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि पोजीशन के साथ इसका टाइटल का भी इशू है। अब कोर्ट आपको पोजीशन टाइटल के बगैर तो दे नहीं सकती, तो क्या करेगी, वो पहले आपके टाइटल के इशू को डिस्कस करेगी कि वाकई में ये इस प्रॉपर्टी का ओनर है या नहीं है। अब देखो पार्टली प्रिलिमिनरी इस तरीके से हो गई कि टाइटल का इशू जो डिस्कस होगा, वो आपका यहाँ पे क्लोज हो, वो आपका मतलब क्या कहते हैं, डिटरमाइन होने के बाद क्लोज हो जाएगा। ये पार्टली प्रेजेंट। अब पार्टली फाइनल कैसे, क्योंकि आपका पार्टली फाइनल इस वजह से कि मेन इशू जो था जिस पे आपका सूट रिलाई करता था, या आपका केस या कॉज ऑफ एक्शन जिस पे अराइज हुआ था, वो डिस्कस हो चुका है। उसके बेसिस पे जज अब आसानी से डिसाइड कर सकता है और आपका केस डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो ये डिग्री के जो मैंने आपको बताया कि कौन सी हैं, तो ये भी आपने लाजमी नोट करने हैं, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसको कुछ नहीं छोड़ना। अब इसके बाद आ जाए डिग्री होल्डर। तो ये तो आपको पता ही होगा ऑब्वियसली क्या होता है। डिग्री होल्डर वो होता है जिसके हक में फैसला आया हो,
और वो बंदा जो इसको एग्जीक्यूट कराने के काबिल हो, वो कोर्ट के आर्डर को आगे फर्दर प्रोसीड करने के काबिल हो, उसके लिए हक में तो फैसला आ गया, तो वो अब जब जाता है कोर्ट में कि भाई मेरा ये राइट तो एग्जिस्ट करता है, अब मुझे दिलवाएं आप राइट, तो थर्ड पार्टी तो ऑब्वियसली नहीं जाएगी, क्योंकि ये सिविल मैटर है। सिविल मैटर में वही पार्टी जाती है जिसका इंटरेस्ट हो, या जिसका मतलब कोई लेन देन हो, या उसके मामलात मिलते जुलते हों, या काज ऑफ एक्शन में उसका मतलब कोई पार्ट हो, या उसका मतलब बेनिफिट में पार्ट हो, तो वही बंदा डिग्री होल्डर कहलाता है। अब बेसिकली आपका क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी बंदे को उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ था, लेकिन वो वहाँ पे अपना राइट एग्जिस्ट करता है, उसका एग्जिस्ट करता है, तो क्या वो एग्जीक्यूशन के लिए जा सकता है? उसको हम डिग्री होल्डर कह सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ जनरल मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि वो नहीं जा सकता, जब हम जनरल बात करें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जनरल बात करें, लेकिन आप देख रहे हो कि नहीं यार, इसका तो राइट्स अटैच हैं और ये केपेबल है कि इसको एग्जीक्यूट कराए, तो फिर आपको वो बंदा डिग्री होल्डर के डेफिनेशन में लाना पड़ेगा। ये आगे आपको चीज ऑब्वियसली क्लियर भी हो जाएगी, लेकिन वो डिग्री होल्डर के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल आता है। अब डिस्ट्रिक्ट क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट का तो सबको पता होता है, जो जनरल जुरिस्डिक्शन होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की या सिविल कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, वो आपकी ऑर्डिनरी जो लोकल लिमिट्स की जुरिस्डिक्शन है, उसको आप डिस्ट्रिक्ट कहते हो। अब वो जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट की किसके अंडर आती है? आपको पता है, हाई कोर्ट के अंदर आती है। ये पेरेंट आपकी कोर्ट कौन सी होती है? मतलब प्रोविंस बेस पे वो आपकी हाई कोर्ट होती है, उसके नीचे जो आपकी सब जुडिशरी होती है वो डिस्ट्रिक्ट पे आ जाती है। तो ये चीज़ थी, इसमें तो कोई सच मुश्किल है ही नहीं। अब फॉरेन कोर्ट, ये भी बिल्कुल आसान है। कौन सी कोर्ट जो पाकिस्तान के लिमिट्स में नहीं आती, या ऐसी कोर्ट जिसको पाकिस्तान के अंदर कोई अथॉरिटी नहीं है, सच एज मैं आपको कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली, मुंबई, ईटीसी, हाई कोर्ट मुंबई, या जो भी, तो क्या वो हमारी गवर्नमेंट के अंडर आती हैं? तो नहीं आती, तो ऑब्वियसली वो फॉरेन कोर्ट हैं। अब आगे ये बात करता है कि ऐसी कोर्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट ना हो, तो वो भी फॉरेन कोर्ट कंसिडर होगी, इवन कि उसकी ब्रांच पाकिस्तान में क्यों ना हो, क्योंकि कंपनीज के मैटर में वो कोई ऐसी कोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। वो सिर्फ कंपनीज के अपने मैटर को डील करने के लिए उन्होंने लगाई हुई है, तो वो हमारे इस डेफिनेशन के अंदर फॉरेन कोर्ट में ही फॉल करेगी, क्योंकि उसको पाकिस्तान के अंदर कोई अथॉरिटी नहीं है। अब फॉरेन जजमेंट कौन सी है? जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट। अब फॉरेन कोर्ट मैंने आपको बता दिया कौन सी है। अब इससे आगे चलते हैं कि गवर्नमेंट प्लीडर कौन है? ऐसा ऑफिसर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो, तो एक्सप्रेसली इम्पोज बाय दिस कोड। अब जो ये कोड सीपीसी का, ये उसके पावर डिस्कस करता है और उसने उसको अथोराइज किया हुआ एक्सप्रेसली, तो वो गवर्नमेंट प्लीडर कहलाएगा। अब कहता है ऑल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट प्लीडर। अब ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट ने प्लीडर तो मुकर्रर किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, लेकिन उसके अंडर कोई काम करता है, तो वो भी आपका गवर्नमेंट प्लीडर में आ जाएगा। और उसके बाद चलें जज की डेफिनेशन। जज की डेफिनेशन ये है कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट, आपकी सिविल कोर्ट का जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है उसको आप जज कहते हैं। ये आपको कहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है? सीपीसी में। हो सकता है आप कोई और डेफिनेशन, मतलब कोई और चैप्टर खोलें, सच एज आप सीआरपीसी में जाएं, तो आपको हो सकता है इसकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत डिफरेंट मिले। तो आपने ये लाजमी केयर करनी है कि आप कौन सा पोर्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपसे मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन पूछ लिए, तो ऑब्वियसली वो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ट्राई कर रहे हैं। अब उसकी कौन सी होगी वो सीआरपीसी आपको बताएगी, लेकिन जहाँ पे जो पोर्शन आप अटेम्प्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने उस डेफिनेशन को देखना है। अब जज कौन है? प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पास्ट में। उसके बाद है जजमेंट। जजमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। ऐसी स्टेटमेंट जो जज अपने ऑर्डर या डिक्री को सेटिस्फाई करने के लिए दे, तो उसे हम जजमेंट कहते हैं। जजमेंट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स।
तो फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स और उसके अंदर या उसके बैक पे जो रीजनिंग दी होती है वो जजमेंट कहलाती है। अब आगे आ जाएं, अब आगे है जजमेंट डेप्टर। मैंने आपको जजमेंट होल्डर का बताया। अब ये सब सेक्शन 10 है सेक्शन 2 का, वो जजमेंट डेप्टर को डील करता है। मींस एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been made or passed or in order capable of execution has been made। ऐसा बंदा जो कोई मतलब जिसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आ चुका है और वो उसके अगेंस्ट क्या कहते हैं एग्जीक्यूट हो सकता है, तो वो जजमेंट डेप्टर है। Let's move to next, legal representative। कौन है? मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन। ये क्वेश्चन आ चुका है भाईजान। अब डिसीज पर्सन कौन होता है? जो फौत हो चुका है, उसकी प्रॉपर्टी को जो बंदा रिप्रेजेंट करे तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, पहली बात। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमीडिएट्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज। जिसका कोई मतलब लेन देन हो या उसके साथ वो लिंक करता हो तो वो बंदा भी क्या इंटरफेयर करता हो, तो वो बंदा भी आपका कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और आगे, एंड वेयर अ पार्टी सूज आर सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर द पर्सन ऑन whom द स्टेट डिवॉल्व्स ऑन द डेथ ऑफ पार्टी सो सुइंग अ सूड। तो ऐसा बंदा जो किसी की रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर या रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कोई केस फाइल करता है या उसके ऊपर कोई केस फाइल किया जाता है और उस बंदे को मतलब ओरिजिनल पर्सन की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, तो वो आपका कहलाएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट पे है मेंस प्रॉफिट। अब मेंस प्रॉफिट क्या है? ये बेसिकली वो प्रॉफिट होता है जो प्रॉपर्टी से अराइज है। सच एज किसी बंदे ने किसी की प्रॉपर्टी रॉन्गफुली पजेस की हुई है लेकिन वो उससे बेनिफिट उठा रहा है। अब मैं आपको सिंपली बताऊं, मेरी ज़मीन पे किसी बंदे ने कब्जा किया और कब्जा करने के बाद उसने 4 फसल उठा ली। अब 4 फसल जो उसने उठा ली तो वो क्या है? वो मेंस प्रॉफिट है, क्योंकि वो ज़मीन से बेनिफिट जो अराइज हो रहा है वो मतलब इसमें, या किसी बंदे की कोई भैंस चुरा के जाता है। अब वो उस बंदे का सारा गुजर बसर ही उस भैंस पे था। अब होता क्या है कि वो दूध मतलब जो वो बंदा चुरा के जाता है वो 4 महीने तक बैठ के उस भैंस का दूध बेचता है। अब वो दूध का जो प्रॉफिट आ रहा है या पैसा आ रहा है तो वो क्या है? मेंस बराबर। लेकिन ये एक बात याद रखनी है कि अगर उसके कोई सेहत पे इलाज पे खर्चा होता है तो वो मेंस प्रॉफिट में माइनस होता है, या किसी मतलब बिल्डिंग वगैरह की इम्प्रूवमेंट के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल की गई है तो वो भी आपकी मेंस प्रॉफिट में कैलकुलेट नहीं होगी, वो माइनस की जाती है इवन कि उसने रॉन्गफुली पजेस किया हुआ था। तो ये चीज़ें आपने मतलब माइंड में रखनी है, ये मैंने आपको बता दिया। ऐसी प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉफिट जो कोई रॉन्गफुल पोजीशन या ऐसी जो मतलब चीज़ जिसको ड्यू मतलब क्या कहते हैं जिसमें से मतलब दूसरा बंदा जो ओरिजिनल ओनर है वो प्रॉफिट गेन करता था या इंटरेस्ट था उसका, और वो दूसरा बंदा जो रॉन्गफुली पजेस कर रहा है वो आके उस पर कब्जा करके उससे प्रॉफिट उठाता है, तो वो मेंस प्रॉफिट है। अब नेक्स्ट पे आ जाएं, उसके बाद है मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रोइंग क्रॉप्स क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल है, या डिटेचेबल है या नॉन डिटेचेबल है? तो बेसिकली ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब आर्डर क्या है? हम पढ़ चुके। डिक्री क्या है? जजमेंट क्या है? अब बारी है ऑर्डर की। ऑर्डर क्या है? बेसिकली फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। ऐसी चीज जो डिक्री नहीं है लेकिन फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सिविल कोर्ट है तो वो आपका क्या होगा? ऑर्डर होगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अब आ जाए प्लीडर। प्लीडर कौन सा है यार? ये तो सिंपली वही जो प्लीड करे किसी के मतलब बिहाफ पे अपियर हो, वो वकील हो या एडवोकेट हो या अटॉर्नी हो। अब प्रिस्क्राइब मींस प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स। अब रूल्स कौन से? इसी कोड के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली। अब आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे ये है पब्लिक ऑफिसर मींस a person falling under any of the following description। अब आपसे ये पूछ सकता है कि एवरी जज इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक ऑफिसर, या आपको सर्वेंट ऑफ पब्लिक, या कोई मतलब आपसे कह सकता है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो बेसिकली एवरी जज इज अ पब्लिक ऑफिसर एज पर सब सेक्शन 17 ऑफ सेक्शन 2।
एवरी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान इज पब्लिक ऑफिसर। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब कौन सा है दूसरा पब्लिक ऑफिसर? कोई कमीशन और गजेटेड ऑफिसर हो, मिलिट्री का बंदा हो, कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई मुलाजिम हो जिसको पावर हो इन्वेस्टिगेट करने की, कोई डॉक्यूमेंट रखने की, किसी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने की, जुडिशल प्रोसेस को मतलब क्या कहते हैं एग्जीक्यूट कराने की, किसी बंदे का ओथ लेने की, किसी चीज़ को इंटरप्रेट करने की, किसी बंदे मतलब चीज़ को प्रिजर्व या प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट ऑर्डर देती है वो संभाल के रखने की, जो कोर्ट का एलमंट वगैरह होता है जिसको हम रिकॉर्ड कीपर कहते हैं। तो एवरी पर्सन स्पेशली अथोराइज्ड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटीज, तो वो बंदा आपका पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन में काउंट करेगा। और इसके अलावा ई पे आ जाएं, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, जिसको किसी बंदे ने मतलब या गवर्नमेंट ने या अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो बंदा किसी बंदे को कस्टडी में रखे या किसी बंदे को कैद में रखे, तो वो भी आपका पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन में आ जाएगा। आगे चलते हैं, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी टू सच एज ऑफिसर प्रिवेंट ऑफेंसेस, सिंपली पुलिस वाले आ गए, या गिव इंफॉर्मेशन ऑफ अफेंडर जिसको हम मुखबर कहते हैं, तो वो भी आपके पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन में काउंट करते हैं, जो ऑफेंडर्स को ब्रिंग करते हैं जस्टिस के लिए और प्रोटेक्ट करते हैं पब्लिक हेल्थ को, सेफ्टी और कन्वेंस को, तो वो सारे आपके किस में कवर हो जाएंगे? पब्लिक ऑफिसर में। आगे चलते हैं जी पे, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी सच एज ऑफिसर टू टेक रिसीव कीप एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, or to make survey assessment contract on behalf of government, or to execute revenue process, or to investigate or report any matter affecting the pecuniary interest of government, to make authenticate, या सिंपली ये वही कह रहा है जो पेक्यूनरी जो मतलब पैसे वगैरह से डील करते हैं या रेवेन्यू से डील करते हैं, सच एज आपके रेवेन्यू के मुलाजिम हो गए, तो वो सारे क्या कहते हैं असेसमेंट भी वही कहते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट या सर्वे जो होते हैं वो भी वही करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे, या ऐसे किस्म का रेवेन्यू प्रोसेस जिसको एग्जीक्यूट कराना हो, इन्वेस्टिगेट कराना, इंक्वायर कराना हो, अथेंटिकेट या डॉक्यूमेंट जो हैं उनकी कॉपीज रखनी हो या कॉपीज प्रोवाइड करनी हो, या प्रिवेंट द इन्फ्रिक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो वो भी कौन करता है? वो आपके रेवेन्यू ऑफिसर करते हैं। तो वो ऐसा ऑफिसर जो इस काम करने का मतलब पाबंद हो या ऐसे उसके पास पावर हो, तो वो भी पब्लिक ऑफिसर काउंट होगा। Every officer in the service or pay of the government are remunerated by fees or commission for the performance of any public duty। ऐसा बंदा जो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट से मुआवजा रिसीव कर रहा हो या गवर्नमेंट ने उसको अथोराइज किया हो, तो वो भी आपको किस डेफिनेशन में फॉल करेगा? इसी डेफिनेशन में फॉल करेगा पब्लिक ऑफिसर में। नेक्स्ट पे आ जाए, रूल्स क्या है? अब हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 की, वो आपको डील करता था किससे? आपसे डील करता था कोड से। कोड इंक्लूड रूल, तो मैं आपको रिपीट भी करा रहा हूँ, इसमें 18 जो है रूल को डिफाइन किया हुआ है। रूल्स कौन से हैं? रूल्स मीन्स रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेंट इन द फर्स्ट स्केड्यूल और सेकंड स्केड्यूल मेड अंडर सेक्शन 112 सेक्शन 125, जो 122 सेक्शन और 125 या पहले स्केड्यूल में जो चीज़ें दी गई हैं या जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो आपके रूल्स हैं। अब कहते हैं शेयर इन कॉर्पोरेशन, सिंपली ये कौन सा होता है? किसी बंदे ने स्टॉक खरीदा हुआ है, डिबेंचर स्टॉक लिया हुआ है, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स लिए हुए हैं। अब ये चीज़ें क्या आ जाएंगी? शेयर इन कॉर्पोरेशन, सिंपली कंपनी के आपने कहते हैं ना बॉन्ड ले लिए मैंने, मैंने इस कंपनी में इतने परसेंट इन्वेस्ट कर लिया है, तो वो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं? उसके स्टॉक्स खरीद रहे होते हैं, आपने स्टॉक का वो ये सेम सीन है। अब सैंड का मतलब क्या है? सैंड का मतलब है से, ये भी क्वेश्चन आ चुका है सैंड वाला, सेव इन द केस ऑफ जजमेंट और डिक्री इंक्लूड्स स्टैम्प। अब कोई चीज़ मोहर लगी हुई है तो वो भी आपकी सैंड काउंट होगी। अब नेक्स्ट पे आ जाएं, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स, अब सेक्शन 3 है ये। अब आपकी कोर्ट्स कैसे सबऑर्डिनेट होती हैं वो बेसिकली इस सेक्शन में मैंने किया हुआ है। सबसे पहले आपकी जो स्मॉल क्लास कोर्ट्स होती हैं वो सबऑर्डिनेट हो जाती हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और हाई कोर्ट के। अब उसके बाद कौन सी आती है? आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, और उसके ऊपर कौन सी आती है? हाई कोर्ट आती है। इसकी मैं आपको हायरार्की बताऊं तो सबसे ऊपर आती है आपकी हाई कोर्ट,
और उसके हाई कोर्ट के नीचे ये दोनों कोर्ट्स आ जाती हैं आपकी, बल्कि तीनों आ जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी, सिविल कोर्ट भी और स्मॉल कास्ट कोर्ट भी। तो ये चीज़ें आपकी हायरार्की बता रही हैं कोर्ट की। अब उसके बाद आ जाए सेविंग्स। अब कहता है ये कौन सी चीज़ पे मतलब अप्लीकेबल होगा, कौन सी चीज़ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। अब कहता है कि नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ, now enforce or any special jurisdiction or power conferred or any special form of procedure prescribed by or under any other law for the time being in force। जो चीज़ आपके टाइम बिंग में इन फोर्स है तो उसको ये रिपेल नहीं करेगा जब तक आपको कहीं पे स्पेसिफिकली नहीं बताया हुआ, या कोई आपको इसने स्पेशल जुरिस्डिक्शन कन्फर्म की हुई है किसी लॉ ने, लोकल लॉ ने या स्पेशल लॉ ने, तो उसको भी ये अफेक्ट नहीं करेगा। या कोई आपको स्पेसिफिक मतलब स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है तो उसको भी ये मतलब वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। अब कहता है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट prejudice to the generality of proposition contained in subsection 1, nothing in this code shall deem to limit otherwise affect any remedy which a landholder or landlord may have under any law for the time being in a force for the recovery of rent of agriculture land from the land एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड, सच एज एक कोई लैंडलॉर्ड है या टेनेंट है, वो कोई एक रेमेडी यूज़ कर रहे हैं। अब ये उसको अफेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से अगर मतलब आपको चीज़ प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय द लॉ है तो उसको इसका लेना कोई देना नहीं है। ये सेव करता है उस प्रोसीडिंग्स को जो उसके अकॉर्डिंगली चल रही हैं। अब उसके बाद आ जाएं अपनी सेक्शन 5 बेसिकली डील करता है एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड टू रेवेन्यू कोड्स वेयर एनी रेवेन्यू कोड्स आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस कोड इन दोज मैनर ऑफ those matters of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent, the provincial government may, by notification in the official gazette, declare that any portion of those provisions which are not expressly made applicable by this code shall not apply to those code or shall apply only apply to them with such modification as provincial government may prescribe। अब ये यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई रेवेन्यू कोर्ट है उसमें कोई मैटर चल रहा है इस कोड के अकॉर्डिंग, तो उस पे या सीपीसी साइलेंट है, कोई प्रोविजन आपको स्पेसिफिकली नहीं बता रही, तो को क्या वो अप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, तो वो आगे आपको फर्दर बता रहा है। तो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अथोराइज है कि ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन पब्लिश करे और उसको बताए कि ये एक्सप्रेसली मतलब आपको बताए कि अप्लीकेबल है या नहीं है उस कोर्ट का, मतलब उस कोर्ट पे ये वाला प्रोसीजर। तो फिर अगर कहती है अप्लाई टू दोज कोर्ट तो अप्लाई, इफ शैल नॉट अप्लाई टू दोज कोर्ट तो वो अप्लाई नहीं होगा। बट वो कौन करेगी मॉडिफिकेशन, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। ये आपसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। अब उसके आगे चलते हैं, उसके आगे है आपका रेवेन्यू कोर्ट्स कौन सी होती हैं। रेवेन्यू कोर्ट्स इन सबसेक्शन 1 मीन्स कोर्ट हैविंग jurisdiction under any law to entertain suits or other proceedings relating to rent, revenue or profits of land used for agriculture purpose। अब जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई टीचर, यूनिवर्सिटी का टीचर भी नहीं बताएगा डेफिनेशन वाइज, आपको लाइन टू लाइन कोई नहीं पढ़ाएगा। तो मैं आपको प्रॉपर गाइड दे रहा हूँ, आप इस लेक्चर को सुने और सही से प्रिपेयर करें, आपके 80+ मार्क्स आ सकते हैं। तो रेवेन्यू कोड का बेसिकली वही काम है जो आपके रेंट रिलेटिंग मैटर हो, जो ज़मीन से अराइज होते हों, या रेवेन्यू या प्रॉफिट वगैरह आ रहा है एग्रीकल्चर पर्पज से, तो वो आपके किस में आएंगे, रेवेन्यू कोड में आएंगे। ये आपने लाजमी रखना है कि कौन सी प्रोसीडिंग्स यहाँ पे ये आपको बता रहा है relating to rent, revenue or profits of land used for agriculture purpose, but this does not include a civil court having original jurisdiction under this code to try such suit or proceeding as being suits or proceedings of civil nature। अब रेवेन्यू कोड की जो चीज़ नहीं आती और सिविल कोड की वो ओरिजिनल jurisdiction है, तो उस पर भाई कुछ नहीं कह सकता,
उस पे रेवेन्यू कोड को पावर नहीं है, उस पे ये आपकी सिविल कोर्ट जाएगी। अब उसके बाद आए पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। बेसिकली ये वही है कि आपके वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, आपके कितना मतलब प्रॉपर्टी है या कितने की वैल्यू बनती है जो आप सूट लेके जा रहे हैं। और उसके लिए आपको ये बताएगा कि वो लोकल लिमिट्स जो आपकी हाई कोर्ट ने फिक्स की हुई हैं ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन में वो कितनी है, स्पेशल जुरिस्डिक्शन कितनी है, इसको कैसे कितनी हद तक एम्पावर किया गया है। सच एज मैं आपको सिंपली मिसाल देता रहता हूँ। अगर 50 लाख मतलब किसी चीज़ का वैल्यू है तो उसकी जुरिस्डिक्शन मिसाल के तौर पे वो आपके सिविल कोर्ट की जाती है। अब सिविल कोर्ट की 50 लाख तक है, लेकिन 50 लाख ₹1 हो गया तो उसकी जुरिस्डिक्शन कहाँ चली जाएगी, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास चली जाएगी। तो ये वाली पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन पे यहाँ पे बात हो रही है। अब ये आ गए हम पार्ट 1 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूट्स एंड जनरल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस जुडिकाटा। आपने रेस जुडिकाटा का तो नाम सुना ही है। अब ये सेक्शन 9 को डील करते हैं। सेक्शन 9 क्या कहता है, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। ऐसी चीज जिसका बार नहीं लगाया गया तो वो आपके सिविल कोर्ट्स या अंडर दिस कोड सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग आपकी सिविल कोर्ट उसको ट्राई कर सकती है। अब आगे क्या कहता है, टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर expecting of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। express बार क्या होती है, जिसमें आपको क्लियरली बताया हो, और इम्प्लाइड बार कौन सी होती है, जिसका आपको क्लियर ना बताया हो। अब सिंपली सूट अगेंस्ट द स्टेट, ये एक्सप्रेस बार है। आपकी सिविल कोर्ट इसको नहीं ले सकती, को नहीं इंटर कर सकती, इंटरटेन कर सकती। तो वो क्या है, आपकी एक्सप्रेस बार है। इम्प्लाइड बार कौन सी है, एक बंदा है वो पाकिस्तान का नेशनल ही नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी बाहर किसी मुल्क में एग्जिस्ट करती है, पाकिस्तान के किसी बंदे का लेन देन नहीं है, तो वो पाकिस्तान आके कहता है कि मैंने इत्थे ही हाँ मैं इत्थे रह के उस पर केस कर लेना है, तो फिर वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ कि करेगा या नहीं करेगा, लेकिन वो इम्प्लाइडली भी बाहर हो जाता है। लेकिन आप जब उसकी जुरिस्डिक्शन देखेंगे तो वो एक्सप्रेसली भी बाहर हो जाता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। जी मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक्सप्लेनेशन और जो आपकी एक्सेप्शन होती है वो लाजमी पढ़नी है आपने, उसको आपने नहीं छोड़ना। अब एक्सप्लेनेशन में उसने किया हुआ, अ सूट इन विच राइट ऑफ प्रॉपर्टी or to an office is contested is a suit of civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of question as to religious rights or ceremonies। तो कहता है कि ऐसे किस्म के सूट जो प्रॉपर्टी से डील करते हों तो उसमें हमने क्या करना है, देखना है कि वाकई में वो क्वेश्चन ऑफ सिविल कोड बनता है या नहीं बनता है। अब आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी जो है सिविल है, ठीक है। सिविल है तो आपकी कौन सी कोर्ट डील करेगी, चाहे वो रिलीजियस मैटर से हो या किसी भी मतलब सर्मोनियल वगैरह से कंसर्न करती हो, उसको छोड़ के, लेकिन वो आपकी जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट की है तो सिविल कोर्ट आपकी ट्राई करेगी। अब स्टे ऑफ सूट, अब ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसको जैसे इसको उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि क्या है इसका लैटिन नेम, इसको कहते हैं रेस सब जुडाइस। अब कहता है नो कोर्ट शैल प्रोसीड विथ द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू। अब मैं इसको जहन में रखना है, मैटर इन इशू इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। ऐसा सूट जो इंस्टीट्यूट हो चुका है बिटवीन द सेम पार्टीज बिटवीन अंडर whom they or any of them claim litigating under the same title, where such right is pending in the same or any other court in Pakistan having jurisdiction to grant the relief। ऐसा सूट जो फाइल हो चुका है, ऐसी पार्टी ने फाइल किया है जिसका टाइटल भी सेम है, ये रिलीफ भी सेम है, और सब्सटेंशियली भी हो सकता है या डायरेक्टली हो सकता है। मैटर इन इशू है या आपका डायरेक्टली कंसर्न है या इनडायरेक्टली कंसर्न है, उस पर रिलीफ कोर्ट आपको ग्रांट कर सकती है। तो उस सूट को दोबारा किसी कोर्ट में आप नहीं फाइल कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेक्शन 10 सीपीसी का जो है इसने प्रॉपर बार लगा दी है कि ऐसा मैटर जो पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट हो तो आपने उस पे दूसरा सूट सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सब्सटेंशियली या डायरेक्टली
तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो सूट पहले फाइल हो चुका है और पाकिस्तान की दूसरी कोर्ट कॉम्पिटेंट है कि उसको रिलीफ ग्रांट करे। अब नेक्स्ट पे आ जाएं, उसने क्लेम किया है और एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड आर कंटिन्यूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, या ऐसी कोर्ट जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने अथोराइज किया हुआ है, एंड हैविंग लाइक जुरिस्डिक्शन, और सेम किस्म की उसके पास जुरिस्डिक्शन है, और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, आपके किसी भी कोर्ट के हो, फेडरल शरीयत के कोर्ट के सामने हो, सुप्रीम कोर्ट के सामने हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने हो, लोअर कोर्ट, भाई वो आप दोबारा नहीं कर सकते फाइल जब आपकी एक प्रोसीडिंग्स पेंडिंग में है। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिकलेट, प्रिकलेट का मतलब होता है बार करना, प्रोहिबिट करना, द कोर्ट्स इन पाकिस्तान फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम काज ऑफ एक्शन, पाकिस्तान में अगर वो अप्लीकेबल है, उसका केस फाइल हो सकता है, तो वो चाहे फॉरेन कोर्ट में आपका मामला प्रोसीडिंग पेंडिंग में क्यों ना हो, आप पाकिस्तान में उसको सू कर सकते हैं। ये इसकी समझो कि एक्सेप्शन है, ये लाजमी याद करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है और पूछी भी जा सकती है। अब इसके बाद आ जाए रेस जुडिकाटा क्या है, भाई लोगों को सबको पता होता है। अब उसमें क्या था, प्रोसीडिंग पेंडिंग है, अभी फैसला नहीं हुआ। अब रेस जुडिकाटा में क्या है कि भाई आपका सब्सटेंशियली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या आपने क्लेम किया था, या मतलब आपका फैक्ट एंड इशू पे वो आपने ग्राउंड लिया था, या आपने उस चीज़ को मतलब इम्पोज किया था एज अ डिफेंस, या आपने एज अ क्या कहते हैं क्लेम उसको यूज़ किया था कोर्ट में, तो भाई वो आ गया आपका रेस्ट जुडिकाटा के अंदर। उस पे कोर्ट ने एक बार फैसला दे दिया, वो फाइनल है। वो चाहे आपका मैटर डायरेक्टली हो या सब्सटेंशियली हो, फार्मर सूट में सेम पार्टीज के दरमियान मतलब वो चीज़ हो चुकी है, या ऐसी पार्टीज जो राइट क्लेम कर रही थी उनसे कोई लेन देन थी या कंसर्न था, तो वो आपके लिए एक बार कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो वो दैट्स इट, उसको आप फर्दर क्लेम नहीं कर सकते। अब ये है कि सेक्शन 10 में और 11 में क्या फ़र्क है। सेक्शन 10 में प्रोसीडिंग चल रही थी, सेक्शन 11 में वो डिसाइडेड बाय द कोर्ट है, ये मैंने लिखा हुआ है फाइनली डिसाइडेड बाय द को डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। अब आ जाए एक्सप्लेनेशन पे, द एक्सप्रेशन फार्मर सूट शैल डिनोट अ सूट विच हैज बीन decided prior to the suit in a question whether or not was instituted prior there to, अब फार्मर सूट में वो चीज़ डिसाइड हो चुकी है, चाहे वो क्वेश्चन था या नहीं था, वो आपका रेस्ट जुडिकाटा में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे आ जाए एक्सप्लेनेशन टू पे, फॉर पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड irrespective of any provision as to right of appeal from the decision of such court। अब ये राइट ऑफ अपील जो है ना, इससे वो मैटर नहीं करता। अगर ने आपने कोई अपील शपील फाइल कर दी है तो वो आपका राइट है, लेकिन ये कहाँ पे है आपका, सिर्फ मतलब अराइजिंग ऑफ अ न्यू सूट, आप सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सब्सटेंशियली और डायरेक्टली न्यू सूट फाइल नहीं कर सकते। अब एक्सप्लेनेशन 3 पे आ जाएं, द मैटर above referred must in farmer suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or admitted by other party। एक पार्टी ने एलिज किया था फार्मर सूट में, दूसरी ने डिनाई किया या एडमिट किया, एक्सप्रेसली किया या इम्प्लाइडली किया। ये आपको चीज़ मार देती है कि इम्प्लाइडली उसने कर दिया था, वो प्रूफ कर दी थी, उसने क्लेम कर दी थी, और ये काज ऑफ एक्शन था, फैक्ट एंड इशू था, तो वो आपका रेस्टूडिकाटा में आ जाएगा। जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो ये सेक्शन आपको बड़ा मतलब फेस करना पड़ता है। उसके बाद आ जाए एक्सप्लेनेशन फॉर एनी मैटर विच माइट एंड आर टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन सच फार्मर सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन सच सूट। अब ग्राउंड एज अ डिफेंस लिया था या अटैक लिया था पिछले सूट में जो डिसाइड हो चुका है, तो डायरेक्टली था या सब्सटेंशियली था इन इशू ऑफ सच सूट, तो वो भी आपका रेस्ट जुडिकाटा में फॉल कर जाता है। अब एक्सप्लेनेशन 5 क्या कहता है, एनी रिलीफ क्लेम इन अ प्लांट विच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय अ डिक्री, जज ने अपने डिक्री में वो आपको नहीं ग्रांट किया लेकिन आपने क्लेम किया हुआ था, तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो भी आपका रेस्ट जुडिकाटा में फाइल कर जाएगा। अब कहता है
एक्सप्लेनेशन 6 पे आ जाए, वेयर पर्सन लिटिगेट बोनाफाइडी। अब बोनाफाइडली कोई किसी के बिहाफ पे पब्लिक राइट को या प्राइवेट राइट को क्लेम करता है, कॉमन फॉर देम सेल्व, सब उससे बेनिफिट हासिल करें। सच राइट शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बी डीम टू क्लेम अंडर द पर्सन सो लिटिगेटिंग। तो वो भी आपका किस में आ जाएगा, यही डीम किया जाएगा कि उस बंदे ने खुद लिटिगेट किया और ये रेस जुडिकाटा इस पर लग जाएगा। अब आ जाए बट फर्दर सूट। आप कब फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकते, वेयर प्री प्लेंटिफ इज प्रिक्लेडेड मतलब प्रोहिबिटेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग फर्दर सूट इन रेस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in such respect such cause of action in any court to which this code applies। सेम कोर्ट में वो सेम नेचर का कोई भी सूट नहीं कर सकता। जो अब वो मतलब मैंने सेक्शन 10 और 11 के आपको कंडीशन बताए हैं, अगर उनमें से कोई भी एक आधी भी अट्रैक्ट होती है तो उस पर दोबारा सूट फाइल नहीं हो सकता। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग अवर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरा लेक्चर हम जल्द अपलोड कर रहे हैं। आपको दूसरा लेक्चर तकरीबन आज रात तक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।